नमस्ते। मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर से रिलेटेड है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि आडम स्मिथ ने कर, पूंजी, अदृश्य हाथ, जनसंख्या और रोजगार से संबंधित क्या विचार दिए थे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आडम स्मिथ ने कर के संबंध में क्या अपने विचार दिए थे। तो आडम स्मिथ ने 4 प्रकार के करों के सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसमें पहला है समानता का सिद्धांत। आडम स्मिथ का कहना था कि कर की दर इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी लोगों पर समान होनी चाहिए। व्यक्ति अपने आय के हिसाब से सरकार को समान दर से कर का भुगतान करे, इसीलिए कर में समानता का गुण होना चाहिए। तो उन्होंने समानता का सिद्धांत दिया। इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे कि उन्होंने निश्चितता का सिद्धांत दिया। आडम स्मिथ का कहना था कि कर की जो दर है वो निश्चित होनी चाहिए। एक व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि उसे कब, कहाँ, कितना और कैसे कर का भुगतान करना है, तथा सरकार को भी एक क्लियर पता होना चाहिए कि उसे कितने करों की प्राप्ति होने वाली है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि कर जो है उसमें निश्चितता का भी गुण होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने सुविधा का सिद्धांत दिया था कर से संबंधित। उनका कहना था कि सरकार को कर की वसूली उस समय करनी चाहिए जब लोगों को सुविधा हो। कहने का मतलब है कि व्यक्ति को कर देने में भी किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और सरकार को भी कर कलेक्ट करने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि व्यक्ति पर उस समय कर लगाया जाए जब वो उसको दे नहीं सके। जैसे कि किसानों पर अगर कर लगाना है तो उस समय उनसे कर लेना चाहिए जब उनके फसल तैयार रहे और उनके हाथों में पैसे रहे। तो इस तरह आडम स्मिथ का मानना था कि कर जो है वो सुविधाजनक होना चाहिए, सब लोगों के लिए वो सुविधापूर्ण ढंग से रहे, कि सुविधा कर पे करने में, कर का भुगतान करने में लोगों को सुविधा हो। ये उनका मानना था। आगे उन्होंने कर के संबंध में मितव्ययता का भी सिद्धांत दिया। उनका कहना था कि कर को कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा पैसों की खर्च ना हो, क्योंकि जब व्यक्ति कर जमा करता है और सरकार जब उस कर को कलेक्ट करती है तो कलेक्ट करने के प्रोसेस में उसे बहुत अधिक पैसे अगर लग जाते हैं तो नतीजा क्या होता है, व्यक्ति ने जितना कर का भुगतान किया और सरकार के खजाने में जितनी पैसे पहुंचे, जितनी राशि पहुंची, तो उन दोनों में गैप बहुत हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं कि कहीं पर व्यक्ति 100 रुपीज़ टैक्स पे करता है, लेकिन वो 100 रुपीज़ को कलेक्ट करने के चक्कर में सरकार 40 रुपीज़ खर्च कर देती है, तो उसके पास तो सिर्फ 60 रुपीज़ ही जाएगा। तो इस प्रकार आडम स्मिथ का मानना था कि करों को कलेक्ट करने के लिए सरकार को मितव्ययी होना चाहिए, यानी कि करों को कलेक्ट करने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, व्यक्तियों से जितना कर मिल रहा है वो सीधे सरकार के खजाने में पहुंचेगी, उसका बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि आडम स्मिथ ने कर के संबंध में 4 सिद्धांत दिए थे: समानता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत और मितव्ययता का सिद्धांत। तो ये 4 सिद्धांत उन्होंने कर के संबंध में कहा था। आगे हम लोग देखते हैं कि पूंजी के संदर्भ में आडम स्मिथ का क्या कहना था। आडम स्मिथ का कहना था कि आर्थिक विकास के लिए पूंजी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पूंजी बचत का परिणाम होता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के द्वारा जो भी बचत करता है उसी बचत से ही पूंजी का निर्माण होता है। उन्होंने पूंजी को 2 भागों में बांटा था। पहला भाग उन्होंने जो बांटा था, पूंजी को नहीं, बचत को। आडम स्मिथ ने बचत को 2 भागों में बांटा था। पहला भाग था कि जो भी कार्यशील श्रमिक है या उत्पादक श्रम है उनको रोजगार पर लगाए रखने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है, और दूसरा उपभोग करने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है। तो आडम स्मिथ का कहना था कि जो भी उत्पादक श्रम है उनको रोजगार पर बनाए रखने के लिए जितने बचत की जरूरत पड़ती है वही पूंजी कहलाता है। ये उनका कहना था। तो इस प्रकार उन्होंने बचत को 2 भागों में बांटा था और बचत का ही एक हिस्सा पूंजी बन जाता है। आगे चल के उन्होंने पूंजी को 2 भागों में बांटा, चल पूंजी और अचल पूंजी।
चल पूंजी उन्होंने कच्चे माल, कच्ची सामग्री या निर्मित सामग्री, मुद्रा, इसको उन्होंने चल पूंजी कहा, जिसका हस्तांतरण संभव है, जिसको एक जगह से दूसरे जगह दिया जा सकता है, जिसको बेचा जा सकता है। अचल पूंजी के अंतर्गत उन्होंने मकान, मशीनरी, इनको लिया, जिनका हस्तांतरण करना दिक्कत है, तो इसको उन्होंने अचल पूंजी के रूप में लिया। तो आडम स्मिथ ने पूंजी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने पूंजी को 3 भागों में विनियोजित करने की योजना बताई थी। सबसे पहले कृषि, उसके बाद उद्योग और उसके बाद व्यापार। इसी सीक्वेंस में पूंजी को लगाना चाहिए, ये आडम स्मिथ का मानना था। उन्होंने पूंजी को खर्च करने के लिए सबसे प्राथमिकता कृषि को दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कृषि में व्यक्ति प्रकृति के साथ में मिलकर काम करता है और अधिक उत्पादन करता है, तो इसीलिए पूंजी को ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में लगाना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि उत्पादन जो है वो अधिकतम हो सके। तो इसी तरह से उन्होंने प्राथमिकताएं निर्धारित की कि पहले कृषि पर करना चाहिए खर्चा और उसके बाद में उद्योग पर और फिर उसके बाद में व्यापार पर। तो हम लोग देखते हैं कि आडम स्मिथ का जो पूंजी का सिद्धांत है, ये भी उनके दूसरे सिद्धांतों की तरह दोषपूर्ण ही है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पूंजी का मुख्य अर्थ क्या है और उसका वर्गीकरण जो जिस ढंग से उन्होंने किया है वो पूरा संतोषजनक नहीं है। और उन्होंने पूंजी का जो वर्गीकरण किया है कि विभिन्न कार्यों के लिए, कि पहले कृषि, फिर उद्योग, फिर व्यापार, तो इसको भी उन्होंने कोई वैज्ञानिक आधार लेके नहीं किया है। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि आडम स्मिथ ने जो भी विचार दिए, कहीं कहीं पर कुछ स्थानों में वो श्रम को अधिक महत्व देते हैं, तो कहीं कहीं पर वो पूंजी को अधिक महत्व देते हैं। तो इस तरह से क्लियर नहीं हो पाता है कि वो श्रम को ज़्यादा महत्व देते हैं या पूंजी को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इस प्रकार ये था आडम स्मिथ का पूंजी के संबंध में उनके विचार, पूंजी का सिद्धांत। आगे हम लोग देखेंगे कि आडम स्मिथ ने कुछ अन्य विचार भी दिए हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं अदृश्य हाथ के संबंध में उनका जो विचार था। आडम स्मिथ का मानना था कि मार्केट में या इकोनॉमी में एक अदृश्य हाथ यानी कि एक इनविजिबल हैंड काम करती है, जो अपने आप को डिमांड और सप्लाई को बराबर कर देती है, और इसीलिए उनका मानना था कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आडम स्मिथ का मानना था कि स्वतंत्रता जो है ये एक मौलिक अधिकार है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए। वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यापार का, व्यवसाय का चयन करे, जगह का चयन करे और अपने इच्छा अनुसार करे, क्योंकि उन्होंने जो भी आर्थिक संस्थाओं का जो निर्माण हुआ था उसको उन्होंने ईश्वरीय इच्छा ही माना था। और उनका मानना है कि जब हम लोग व्यक्ति को फ्रीली काम करने के लिए छोड़ दें तो ये भी ईश्वरीय इच्छा की ही पूर्ति होगी। आडम स्मिथ का मानना था कि एक व्यक्ति को जब हम लोग स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो वो अपने हित की भलाई के लिए वो काम करता है, अपने हित को वो बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वो सामाजिक हित को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हित को बढ़ाने के बारे में सोचे तो ऑटोमेटिकली पूरे समाज का हित जो है वो बढ़ जाएगा। यही आडम स्मिथ का मानना था कि अगर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करे, अपने लेवल को ऊपर उठाने का प्रयास करे, तो धीरे धीरे करके पूरे समाज का लेवल जो है वो उठ जाता है और व्यक्ति के न चाहते हुए भी उसका स्वयं के कल्याण के द्वारा समाज के कल्याण हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने अदृश्य हाथ का जो विचार, जो कंसेप्ट दिया था, लेकिन इसकी भी आलोचना कई अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई। उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्तिगत हित में कार्य करता है तो जरूरी नहीं है कि इसके द्वारा सामाजिक हित में भी संगति हो। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर शराब, मदिरा या तंबाकू इसका उत्पादन करता है तो इससे उसका तो व्यक्तिगत हित होगा, क्योंकि उसे आय की प्राप्ति होगी, उससे इनकम होगा, लेकिन इससे समाज को तो बुराई होगी ना, समाज का तो अहित होगा। तो इस तरह जरूरी नहीं है कि व्यक्तिगत हित और समाज के हित में संगति हो। दूसरा उनका ये भी कहना है कि अगर हम लोग व्यक्तियों को आर्थिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें तो इससे क्या हो सकता है, बहुत सारे जो बहुमूल्य संसाधन है उनका दुरुपयोग हो सकता है, बहुत सारे क्षेत्रों में एकाधिकार पनप सकता है, वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
इसीलिए सरकार को इन चीज़ों में इंटरफेयर करना चाहिए और व्यक्ति को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से एडम स्मिथ ने जो अदृश्य हाथ के संदर्भ में जो अपने विचार दिए थे उसकी भी कुछ कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचना की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या के संदर्भ में एडम स्मिथ का क्या कहना था। ऐसे तो माल्थस की तरह एडम स्मिथ ने कोई जनसंख्या का सेपरेट सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन जनसंख्या के संदर्भ में एडम स्मिथ ने जो विचार अपनाया है, जैसा माल्थस ने जनसंख्या के संदर्भ में निराशावादी विचार अपनाया था, लेकिन माल्थस ने इस तरह के निराशावादी विचार नहीं अपनाए। उसका ये मानना था कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ खाद्य सामग्री भी बढ़ती है, इसीलिए व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जनसंख्या के संबंध में कोई स्पष्ट सिद्धांत की व्याख्या नहीं की है। आगे हम लोग देखेंगे कि एडम स्मिथ ने रोजगार के संदर्भ में क्या विचार दिए थे, उन्होंने रोजगार को लेके क्या कहा था। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एडम स्मिथ ने रोजगार के संबंध में भी कोई विचार नहीं, मतलब कोई सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने रोजगार के बारे में कुछ कुछ बातें कही हैं, कुछ कुछ विचार का है। जैसे उनका मानना था कि पूंजी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम लोग पूंजी को उद्योगों में लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और लोगों को बहुत रोजगार मिलता है, उनको आय प्राप्त होती है। इसीलिए उनका मानना था कि पूंजी संगठित, मतलब पूंजी जमा करना चाहिए और फिर पूंजी को उद्योगों में लगाना चाहिए, क्योंकि पूंजी को उद्योगों में जब हम लोग लगाएंगे तो विनियोजन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट जो है वो एक माध्यम है रोजगार को बढ़ाने का। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि एडम स्मिथ ने रोजगार के संदर्भ में कोई अलग से सिद्धांत नहीं दिया है, लेकिन उनका कहना है कि पूंजी के विनियोजन के द्वारा रोजगार की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा कि एडम स्मिथ ने उन्होंने कर के संबंध में क्या विचार दिए और पूंजी के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा, अदृश्य हाथ के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा, और जनसंख्या तथा रोजगार के संदर्भ में उनके क्या विचार थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों की जो सीरीज बनाई थी वो सीरीज लगभग हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मेन उन्होंने आर्थिक विचार से संबंधित जो कंसेप्ट दिए थे उसकी व्याख्या हम लोगों ने अलग अलग पार्ट वाइज थोड़ी थोड़ी कर ली है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।